इस हाइड्रोजन वाले चैप्टर में जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं उनको शुरू कर रहे हैं हम। जो पहला क्वेश्चन है ये, जस्टिफाई द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। जो पीरियोडिक टेबल हमारी है उसमें हाइड्रोजन की पोजीशन को जस्टिफाई करना है। देखो ये बड़ा एक काम का क्वेश्चन है, कंसेप्ट है। पीरियोडिक टेबल के लिए भी ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जो हमारी पीरियोडिक टेबल है वो इस तरीके की है कि उसमें हम हाइड्रोजन को प्लेस नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं हाइड्रोजन को प्लेस? उसका कारण मैं अभी बताने से पहले आपको ये बताता हूं कि जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 1s1 है। एक ही तो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन में, तो 1s1 कॉन्फ़िगरेशन इसमें आ जाता है। दूसरी जो बात इसमें काम की बात है, जो हाइड्रोजन है उसे दो जगह पर रखा गया है। इस हाइड्रोजन को हमने दो पोजीशन पर रखा है। एल्केली मेटल की तरह से भी इसको रखा है और हेलोजन की तरह से भी इसको रखा है। इस बात का मतलब आपको समझना है। ये पूरा बड़ा क्वेश्चन भी और इसी से छोटे छोटे क्वेश्चन भी उठ करके आ सकते हैं। ये हमारी पीरियोडिक टेबल है, पुरानी आपने पढ़ी है, पहचानते हो आप इसे कि ये पीरियोडिक टेबल है। इस पीरियोडिक टेबल में ये एल्केली मेटल्स हैं शुरू में, फर्स्ट, और 17 ग्रुप जो है हेलोजन्स हैं। हाइड्रोजन को दोनों जगह रखा गया है। इस हाइड्रोजन को एल्केली मेटल एंड हेलोजन दोनों के साथ रखा गया है। ये पीरियोडिक टेबल की एक कमी मानी जाती है। पीरियोडिक टेबल का ये अधूरापन है, मींस ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है पीरियोडिक टेबल में। यहाँ पर जैसे हम एल्केली मेटल बोल रहे हैं, ये एल्केली मेटल हाइड्रोजन, और ये कौन कौन से एलिमेंट हैं एल्केली मेटल में? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबोडियम, सीजियम, उसके साथ हाइड्रोजन को रख दिया गया। हाइड्रोजन के दो घर हैं, दो ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप 1, एक ग्रुप 17। 17 ग्रुप में हेलोजन है। हेलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटिन, उसके साथ भी हाइड्रोजन को रखा गया है। ये वाली बात सबसे पहले तो हमें इसे जस्टिफाई करना है पोजीशन को। क्वेश्चन जो दिया गया है, जस्टिफाई द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल, मतलब ये है कि हमें ये बताना है कि हमने दो जगह क्यों रखा है इसे, ये बात बतानी है। तो भाई उसका सीधा सा आंसर है, दोनों से प्रॉपर्टी मिलती है। एल्केली मेटल से भी प्रॉपर्टी मिलती है और प्रॉपर्टी इसकी मिलती है हेलोजेंस के साथ भी। ये जस्टिफिकेशन है। तो वो प्रॉपर्टी लेकिन आपको बतानी पड़ेगी कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज मिलती हैं हाइड्रोजन से, सॉरी एल्केली मेटल से, कौन कौन सी प्रॉपर्टी मिलती है हेलोजेंस के साथ। ये आपको इसमें जस्टिफिकेशन देना होगा, बताना पड़ेगा। अब बात आती है रिजेम्बलेंस विद एल्केली मेटल्स। हम अपना जस्टिफिकेशन दे रहे हैं एल्केली मेटल से रिजेम्बलेंस, एंड फिर इसके बाद हेलोजन से रिजेम्बलेंस। क्या क्या रिजेम्बलेंस है एल्केली मेटल के साथ? रिजेम्बलेंस जब हम शो करना चाहते हैं तो जो हमारे पास एल्केली मेटल का कॉन्फ़िगरेशन है वही सेम कॉन्फ़िगरेशन आता है इस हाइड्रोजन का। एल्केली मेटल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी एक होता है एंड हाइड्रोजन का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही होता है। हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है। लिथियम का कितना होता है? हीलियम, यानी 1s2 लिख दो हीलियम की जगह, 1s2, एंड फिर इसके बाद क्या आ जाएगा? 2s1। हीलियम, लिथियम में क्या एटॉमिक नंबर 3 है ना, तो 1s 2s, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1। लिथियम का अगर हम देखते, सोडियम का अगर हम देखते हैं तो नियॉन का पहले लिख लें, 1s 2s 2p 3s, 2 2 4 और 6 10, तो नियॉन का हो गया। उसकी जगह मैंने नियॉन लिख दिया पूरा ये, एंड 3s1 लिख दिया। यहां 3 आना चाहिए, नियॉन एंड 3s1। ये कॉन्फ़िगरेशन सबके आउटर शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन आना, रिजेम्बलेंस हो गई ना। एक तो ये रिजेम्बलेंस है। दूसरी जो रिजेम्बलेंस है वो क्या है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। इट कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन। अगर आउटर शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक ही तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये एक से ज्यादा थोड़ी लूज कर पाएगा। हाँ, अगर एक
से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते तो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ये लूज कर पाता। और जैसे लिथियम क्या बनाता है, लिथियम बनाता है एक इलेक्ट्रॉन माइनस करके लिथियम पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज करके हाइड्रोजन पॉजिटिव बना देता है प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। ये वाली बात आपको सीखनी है अच्छी तरह से। तो एक रिजेम्बलेंस हमने कर ली। इसके बाद हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं। जो एल्कली मेटल्स होते हैं वो ऑक्साइड बनाते हैं, हैलाइड बनाते हैं, सल्फाइड बनाते हैं, और हाइड्रोजन भी ये काम करता है। देखो एग्जाम्पल देखो, जैसे Li है, सोडियम है, पोटेशियम है। पहले एक ही ऑक्साइड बनाने की कोशिश करते हैं, ऑक्सीजन को लाओ निकाल कर इसके साथ रिएक्शन कर दो। ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, क्या बना, Li2O बना। वैलेंसी देखेंगे ना, ऑक्सीजन की तो -2 है, लिथियम की 1 है, तो 2 लिथियम लेने पड़ेंगे, एक ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, Li2O। ये हमने जो बनाया Na2O बनाया, ये हमने जो बनाया K2O बनाया। ऐसा ही काम जैसा ये कर रहे हैं ऐसा ही काम हाइड्रोजन कर रहा है। हाइड्रोजन H2O बना रहा है, ऑक्सीजन के साथ 2H, ऑक्सीजन के साथ 2 लिथियम, ऑक्सीजन के साथ 2 सोडियम। कैसे बिहेव कर रहा है ये, एल्कली मेटल की तरह से बिहेव कर रहा है। तो ऑक्साइड हैलाइड की बात देखते हैं, ये रिजेम्बलेंस हो गई। हैलाइड की बात देखते हैं, तो हैलाइड हैं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब हैलाइड बनाते हैं। LiCl, Li प्लस Cl2 लिथियम क्लोराइड बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा, ऐसे ही हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा। जो काम लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ने किया वही काम हाइड्रोजन ने किया, तो हैलाइड में रिजेम्बलेंस है। सल्फाइड में भी रिजेम्बलेंस चेक करते हैं, भाई जैसा ऑक्सीजन ऐसा सल्फर, एक ही ग्रुप के मेंबर है। तो Li2S, Na2S, K2S एल्कली मेटल के बिहेवियर हैं। जैसे ये कर रहा है ऐसे ही हाइड्रोजन कर रहा है, H2S। तो ये रिजेम्बलेंस है। दूसरी रिजेम्बलेंस जो बड़ी रिजेम्बलेंस है, मेन रिजेम्बलेंस है। अब डिसिमिलरिटी भी है इसके साथ। हाइड्रोजन नॉन मेटल है, ये सारे मेटल है। हाइड्रोजन गैस है जबकि ये सब सॉलिड है। लेकिन हम तो रिजेम्बलेंस की बात कर रहे हैं अभी, सिर्फ डिसिमिलरिटी की बात नहीं कर रहे हैं। एक तो ये बात हो गई। अब अगर हम दूसरी बात पर आते हैं, दूसरी बात का मतलब ये है कि हम रिजेम्बलेंस देखना चाहते हैं किसके साथ, हेलोजेंस के साथ रिजेम्बलेंस देखना चाहते हैं। हेलोजन के साथ रिजेम्बलेंस कौन कौन सी है ये देखने के लिए हम फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर आएंगे। हेलोजेंस हैं, उनकी एक बड़ी प्रॉपर्टी होती है, फ्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है ये, और एक इलेक्ट्रॉन लेकर इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है। 28 27 था ना इसका कॉन्फ़िगरेशन, एक इलेक्ट्रॉन लिया 28 हो गया, F नेगेटिव बन गया। हाइड्रोजन भी यही काम करता है। 1s1 इनकम्प्लीट है, एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया, H नेगेटिव बना, 1s2 बन गया। अब ऑक्टेट तो नहीं बोलेंगे क्योंकि इसके तो ऑक्टेट नहीं चेक करते हैं हम, दो ही तो चेक करते हैं इसके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स, वही 2 इलेक्ट्रॉन हमने लिख दिए यहां पर। दैट मीन्स जो हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की प्रॉपर्टी है वो इलेक्ट्रॉन लेने की है, ये काम हाइड्रोजन भी करता है। तो रिजेम्बलेंस तो एक हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देता भी है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेता भी है। इसका मतलब ये हुआ both hydrogen and halogen require one electron to complete their octet, octet oblique duplet.
ड्यूप्लेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं हाइड्रोजन को, तो इसलिए मैं डुप्लेट बोलूंगा इसको। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर शेल में, 7 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर शेल में, तो 1-1 इलेक्ट्रॉन ये गेन करता चला जाता है। जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ये 3, ये 5, ये यहां पर है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज बनाएगा। तो हाइड्रोजन की क्या प्रॉपर्टी है? 1 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। हाइड्रोजन कैन गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म ए यूनिनेगेटिव आयन। एक नेगेटिव चार्ज बना पाएगा ये, और क्यों बना पाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसको स्टेबिलिटी मिल जाती है। एक और रिजेम्बलेंस देखते हैं हम, लाइक हेलोजेंस इट फॉर्म डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। लिथियम डाइएटॉमिक नहीं बनाता, सोडियम नहीं डाइएटॉमिक बनाता है, लेकिन हाइड्रोजन बनाता है H2, फ्लोरीन बनाता है F2, क्लोरीन बनाता है Cl2। तो रिजेम्बलेंस इसकी किससे आ रही है? इनसे आ रही है। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल बनाना इसको रिजेम्बलेंस शो करता है। कोवेलेंट कंपाउंड, ये तो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं सब मेटल। हेलोजन कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं, हाइड्रोजन भी कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है बहुत सारे। तो ये प्रॉपर्टी एक इसकी हो जाती है। इसके अलावा जो हाइड्रोजन है, तो ये 2 प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की जो रिजेम्बलेंस करती हैं, रिजेम्बलेंस शो करती हैं हेलोजेंस के साथ। दो हाइड्रोजन शोज some similarity with both alkali metal and halogen, it differs from them on some grounds। इसका मतलब ये है कि इसकी अपनी भी कुछ इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती है, ना ये हेलोजन से रिजेंबल करता ना ये हाइड्रोजन से रिजेंबल करता, अपनी यूनिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं। यूनिक प्रॉपर्टी भी इसकी अपनी हाइड्रोजन की है, यानी इंडिविजुअलिटी है। तो ये एक बड़ा इशू है कि हम हाइड्रोजन को फिर कहाँ रखें। तो पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की पोजीशन प्रॉपर ना होना, ये पीरियोडिक टेबल की एक कमी मानी जाती है। अनलाइक एल्कली मेटल, हाइड्रोजन डज नॉट पोजेस मेटेलिक कैरेक्टर, मेटल तो नहीं होता ये, जबकि हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है। मेटल की तो लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है ना, लेकिन हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी हाई होती है। हाई किसकी होती है आयनाइजेशन एनर्जी? हेलोजेंस की होती है। जबकि रिएक्टिविटी अगर देखें तो हेलोजन तो बहुत रिएक्टिव है, लेकिन हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी कंपैरेटिवली कम होती है। तो ये सब बातें हैं जो आपको इस क्वेश्चन के आंसर में देनी है। तो एक क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया? आपको जस्टिफाई करना है पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की पोजीशन को, कि कहां पर है वो। हाइड्रोजन की पोजीशन एल्केली पर भी है, एल्केली मेटल पर, एंड हेलोजन पर भी है। फिर आप बात बताओगे कि एल्केली मेटल पर क्यों है, हाइड्रोजन पर क्यों है, और हेलोजन पर क्यों है। ये एक्सप्लेन करने के लिए अपने उनकी सिमिलैरिटीज आप दोगे। तो एक क्वेश्चन ये हमने किया डिस्कस। अब हम आते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पर। बहुत सारी यूनिक प्रॉपर्टी रह गई, चलो अभी इसकी देखते हैं। बहुत सारी एक ऐसी भी तो प्रॉपर्टीज है ना, यूनिक प्रॉपर्टी होती है, उन पर अलग से क्वेश्चन आता है। ये तो इतना तो हमारा आंसर हो गया, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज यूनिक हैं। वो यूनिक प्रॉपर्टी कौन सी है? एक्सट्रीमली स्मॉल साइज है इसका, हाइड्रोजन का। अच्छा आप सोच के देखो हाइड्रोजन क्या है। हाइड्रोजन में तो एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन भी नहीं है, और एक इलेक्ट्रॉन है बस। शेल एक ही है। साइज सबसे छोटा है दुनिया में, दुनिया का सबसे छोटा एटम है, इससे छोटा कोई एटम नहीं है। अब अगर मैं बोल दूं कि इससे इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन निकालने पर क्या होगा? H पॉजिटिव बन जाएगा। शेल तो वो रहा सहा, जो एक छोटा बहुत साइज था इसका वो भी खत्म हो गया। क्या बचा? सिर्फ न्यूक्लियस बचा, सिर्फ प्रोटॉन बचा।
तो H पॉजिटिव तो बहुत ही छोटे होते हैं। H पॉजिटिव कभी अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, किसी इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के साथ कनेक्ट होकर के ये एग्जिस्ट करते हैं। H पॉजिटिव आयंस जो होते हैं ऑलवेज एसोसिएटेड विद एटम और मॉलिक्यूल, हेंस हाइड्रोजन इज बेस्ट प्लेस सेपरेटेड इन पीरियड टेबल। इसको हम बिल्कुल अलग से रखा करते हैं। अगर हम हेलोजेंस एंड ग्रुप वन मतलब एल्केली मेटल, हेलोजन मतलब ग्रुप 7 भी बोल सकते हैं, इनके साथ रखते हैं तो फिर भी प्रॉब्लम की बात है। तो एक आइडिया ये आता था कि हाइड्रोजन को बिल्कुल अलग कहीं रखा जाए, क्योंकि इसकी अपनी यूनिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं, और वो यूनिक प्रॉपर्टीज इसकी क्या होती हैं? स्मॉल साइज, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मॉल साइज, जिसकी वजह से H पॉजिटिव अकेले एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन Na पॉजिटिव, लिथियम पॉजिटिव, क्लोरीन पॉजिटिव इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की तरह से, इंडिविजुअल आयन की तरह से एग्जिस्ट कर जाते हैं, कर सकते हैं। तो ये यूनिक प्रॉपर्टी भी आपको इसकी याद रखनी। चलो ठीक है, इसके बाद दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। Write the names of isotope of hydrogen. What is the mass ratio of these isotopes? बड़ा आसान, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। आइसोटोप कैसे डिफाइन करते हैं ये आप सोच सकते हो। डेफिनेशन, सबसे पहली बात है डेफिनेशन ऑफ आइसोटोप। सबसे पहले वाले चैप्टर में भी ये कहीं पर आया था शायद। अगर कभी डेफिनेशन देनी हो आइसोटोप्स की, ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है, यानी उसमें न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होगी, प्रोटॉन की संख्या सेम होगी। तो बहुत सारे आइसोटोप्स अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं, ऑक्सीजन के, कार्बन के, क्लोरीन के, सल्फर के, लेकिन हमसे तो पूछा है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, एक H1 मैं मीनिंग बता रहा हूं अभी आपको इसका। एक ड्यूटेरियम, यहां पर 1 आएगा, ये 2 आ जाएगा। एक ट्राइट्रियम, यहां पर 1 आएगा, यहां 3 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मास नंबर 3 है, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 2 है, इसमें प्रोटॉन की संख्या 1 है, इसमें प्रोटॉन की संख्या 1 है, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 1 है, इसमें प्रोटॉन की संख्या 1 है, इसमें न्यूट्रॉन 0 है। मास नंबर इनका समेशन होता है, तो मास हो जाएगा इसका 1, इसका समेशन करेंगे 2, इसका समेशन करेंगे 3। अब क्या करना है? व्हाट इज द मास रेशो ऑफ दीज आइसोटोप्स? इनका मास रेशो हमें बताना है। मास रेशो अगर हम हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में बताते हैं, 2 मीनिंग हो सकते हैं इस क्वेश्चन के। अगर हम हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन करें तो 1 आ जाएगा, ड्यूटेरियम डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन करें तो 2 आ जाएगा, ट्राइटियम डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन करते हैं तो 3 आ जाएगा। और एक वो जो नेचुरल एबंडेंस है, एक वो है, वो आपको याद करनी पड़ेगी देख करके जो भी होती है। लेकिन मास रेशो ये जो मैंने बताया हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में बता दिया। ये क्वेश्चन आ सकता है, छोटा सा ही क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल तो है नहीं, छोटी क्लास में पढ़ा हुआ होता है आपने। एक तो ये क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस कर दिया। Why does hydrogen occur in diatomic form rather than monoatomic form under normal condition?
अब ये बात है कि ये मोनो एटॉमिक क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है, डाई एटॉमिक की तरह से ये क्यों एग्जिस्ट करता है। जब हम इसकी डिटेल देखते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो हाइड्रोजन की होती है बहुत बहुत ज्यादा है, इससे इलेक्ट्रॉन हटाना आसान काम नहीं है। भाई जैसे हम सोडियम को कह रहे हैं, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकता है, सोडियम पॉजिटिव बना सकता है, इसके लिए ये काम कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है। आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन अगर ये हाइड्रोजन जिसके आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है दूसरे हाइड्रोजन से शेयरिंग कर ले, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल सेम है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 होता है, तो कोवलेंट बॉन्ड बनने का चांस रहता है, और कोवलेंट बॉन्ड बन करके ऑक्टेट भी पूरा हो गया इसका। डुप्लेट, ऑक्टेट की जगह मुझे डुप्लेट बोलना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए थे, पूरे हो गए। तो ये यही वाला तरीका अपनाता है, ना कि आयोनाइजेशन वाला तरीका। भाई अगर आपको ये कहा जाए कि एक हाइड्रोजन है, H पॉजिटिव H नेगेटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता था, तो ये नहीं कर पाएगा। H पॉजिटिव H नेगेटिव की फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करेगा ये, जब ये कोवलेंट बॉन्ड आसानी से बना सकता है। आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होने की वजह से ऐसा होता है। तो ये एग्जिस्ट करता है कैसे, एज H2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये आपकी रेंज से बाहर नहीं है कि आप इसे ना समझ पाओ, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन इज वेरी हाई, पहली बात है, इससे इलेक्ट्रॉन हटाना बड़ा मुश्किल है। आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होने का मतलब ये है, एज ए रिजल्ट टेंडेंसी टू exist in monoatomic form is very low। क्यों, क्योंकि ये अनस्टेबल है, 1s1 है, 1s1 तो अनस्टेबल होना चाहिए, ये कंबाइन होकर के दूसरे से कंबाइन करके स्टेबलाइज हो जाएगा, डुप्लेट पूरा हो जाएगा इसका, इसीलिए ये H2 बना पाएगा, H3 या H4 भी नहीं बना सकता। बड़ा कॉमन सा सिंपल सा क्वेश्चन है ये, कोई एज सच कोई बहुत मुश्किल तो क्वेश्चन नहीं है। आई होप कि ये वाली बात आप कर लोगे, पूरी बात समझ आ गई होगी। इसके बाद अगर हम दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाई एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन in terms of chemical reactivity of डाइहाइड्रोजन। क्या मतलब है, क्वेश्चन का मतलब समझना पड़ेगा, बाकी तो बाद की बात है। इसका मतलब ये है कि बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, एंथैल्पी, इनको लिखना चाहिए था बॉन्ड एंथैल्पी। हाई एंथैल्पी मतलब बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, एंथैल्पी पढ़ा हुआ है थर्मोडायनेमिक्स में, कांस्टेंट प्रेशर पर जो एनर्जी चाहिए होती है उसको हम एंथैल्पी कह देते हैं। तो हमें उसका रिलेशन केमिकल रिएक्टिविटी से बताना है कि हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी का क्या फर्क पड़ता है एंथैल्पी का हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी पर। यह है क्वेश्चन समझाया मैंने अभी ये। अब देखो प्रॉपर्टीज पर क्या फर्क पड़ जाता है। देखो अभी हमने डिस्कस किया था, बहुत ज्यादा होती है बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड तोड़ना, आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा है, बॉन्ड एनर्जी भी बहुत ज्यादा है। देखो सिंपल सी बात है, जो छोटे बॉन्ड होते हैं उन्हें तोड़ना मुश्किल है। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, इसका न्यूक्लियस है यहां, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक एटम मैंने दूसरे से शेयरिंग करा दिया, ये पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर पॉजिटिव से इंटरेक्टेड है, पॉजिटिव से इंटरेक्टेड है। अब अगर ये बड़ा बॉन्ड होता, कोई दूर होता, कोई कई सारे शेल होते इसमें बीच में, यहाँ न्यूक्लियस होता,
एटम बहुत बड़ा होता, न्यूक्लियस दूर होता, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर न्यूक्लियस से दूर होता, ये वीक बॉन्ड होता। ये नेगेटिव है ना इलेक्ट्रॉन, और ये पॉजिटिव है, ये आपस में एक दूसरे को खींचते हैं। ये नजदीक से खींच रहा है, ये दूर से खींच रहा है। क्या कंक्लूजन हम यहां से निकालते हैं? जितना छोटा बॉन्ड होता है उतना स्ट्रांग होता है। कुछ फैक्टर्स हैं ऐसे जो अपोजिट भी काम करते हैं, छोटा बॉन्ड होने पर भी वीक हो जाते हैं, वो भी कर लेंगे डिस्कस, आएगा एक क्वेश्चन ऐसा भी। लेकिन हाइड्रोजन में वो एप्लीकेबल नहीं है। तो छोटा बॉन्ड है तो बड़ा स्ट्रांग, इतनी सारी एनर्जी देनी पड़ेगी इसे तोड़ने के लिए, तो ये हम तोड़ नहीं सकते, इसको तोड़ नहीं सकते। तो इसका H पॉजिटिव बनाना या H फ्री रेडिकल बनाना डिफिकल्ट है। जब मैं इसे तोड़ूंगा, होमोलिटिक क्लीवेज कर दूंगा अगर इसका, तो H फ्री रेडिकल बनेगा। हेटेरोलिटिक क्लीवेज बनूंगा करूंगा अगर इसका, तो H पॉजिटिव H नेगेटिव हो जाएगा। ठीक हो गई बात ये। अब अगर हम, तो एक बात तो ये पता चली कि H पॉजिटिव बनाने की टेंडेंसी इसकी कम रहती है, काफी कम टेंडेंसी है। दूसरी बात हम देखते हैं, ये एक डायटोमिक मॉलिक्यूल, इट फॉर्म डायटोमिक मॉलिक्यूल, हाइड्राइड्स विद एलिमेंट एंड लार्ज नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। अब अगर इसका ये बॉन्ड का टूटना डिफिकल्ट है, तो ये क्या करेगा? टूटे बिना रिएक्शन करेगा तो दूसरे के साथ जल्दी से कोवलेंट बॉन्ड बना देगा। मान लो मेरे पास कोई एक एलिमेंट है X, तो ये हाइड्रोजन H पॉजिटिव तो मैं बना नहीं सकता, या H फ्री रेडिकल तो बना नहीं सकता बॉन्ड तोड़ करके, तो ये इसके साथ कंबाइन होकर के H सिंगल बॉन्ड X बना लेगा। कार्बन से कंबाइन कर दिया मान ले, तो एकदम से तेजी से कार्बन से मीथेन बना लेगा। कोवलेंट बॉन्ड बनाने की ये स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी रखता है। तो इसकी जो टेंडेंसी होगी जब हम इसे ब्रेक करेंगे, तो ये इमिडिएटली कोवलेंट बॉन्ड बना करके स्टेबल हो जाएगा। ये आपको इसमें एक्सप्लेन करना होगा। ठीक होगी बात? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्या है ये आपको बतानी है बात। इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज कंपाउंड क्या होते हैं ये बताने हैं, एंड इलेक्ट्रॉन रिच क्या होते हैं ये बताने हैं। हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में बताना है, यानी हाइड्राइड हों वो, यानी हाइड्रोजन के कंपाउंड हों, किसी और का नहीं चाहिए हमें, कंपाउंड हाइड्रोजन का होना। और जस्टिफिकेशन भी देना है, बड़ा सिंपल सा बात है, नाम से पता चल रहा है। देखो इसको ध्यान से अगर आप देखते हो पहले वाले को, तो इसमें डेफिशिएंट वर्ड है। जहां इलेक्ट्रॉन की जिस कंपाउंड में कमी होती है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहलाता है। प्रेसाइज का मतलब ये हो गया जितना चाहिए था बस उतना ही है, ना ज्यादा है ना कम है। प्रेसाइजली जितना जितना चाहिए उतना उतना है। इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड का मतलब हो गया, रिच मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन हैं, जितने चाहिए थे उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन हमारे पास अवेलेबल हैं। ये तीन बातें आप इनके टर्म से ही समझ सकते हो। तो हमने देखो एक पी ब्लॉक जब पढ़ा था तो बोरोन के कंपाउंड पढ़े थे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड पढ़े थे। बहुत सारे कंपाउंड हाइड्राइड होते हैं, हाइड्राइड हम उनको कहते हैं जो हाइड्रोजन से मिलकर के कंपाउंड बनाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं उनमें वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में मैं एक एग्जांपल लिख सकता हूं BH3 का। अब ये बोरोन का हाइड्राइड है, कंपाउंड तो हाइड्रोजन का ही है, लेकिन जब बोरोन के आउटर शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन देखोगे आप तो 6 निकलेंगे। आपने इसकी डिटेल कर रखी है, ये वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल होगा इस बोरोन के पास, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोला। इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी इसे। लुईस एसिड की तरह से ये एक्ट कर सकते हैं। लुईस एसिड क्या होते हैं? लुईस एसिड वो कंपाउंड होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ले सकें, कहीं से लोन पेयर ले सकें। तो BH3 एक एग्जाम्पल है, B2H6 एक एग्जाम्पल है, B2H6 भी कह सकते हैं एग्जाम्पल हम इसका। जब ये डाइमर बनाते हैं, पी ब्लॉक याद करो, जब दो क्लब कर जाएंगे जुड़ जाएंगे एक दूसरे से,
तो हमें B2H6 मिल जाएगा। दूसरा हमारा जो एग्जाम्पल है वो है इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज, मतलब जितने चाहिए थे एग्जैक्टली उतने ही उतने हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास हाइड्राइड के, मीथेन है जैसे, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जितने हमें हाइड्रोजन चाहिए उतने ही हैं। यहां बोरोन को जितने हाइड्रोजन चाहिए उससे कम हाइड्रोजन है यहां अवेलेबल। मॉलिक्यूल में अभी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड, ये इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज। कार्बन के पास ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको 4 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है, तो ये 4 के 4 यहां अवेलेबल हैं। जब 4 के 4 अवेलेबल हैं तो हम इसे क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन प्रेसाइज कंपाउंड बोलेंगे। ये हो गया हमारा एक रिजल्ट। तीसरी बात आती है इलेक्ट्रॉन रिच की। इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब होता है जो भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखने वाला हाइड्राइड है, जैसे अमोनिया है, जैसे वाटर है। जब मैं नाइट्रोजन लेता हूं तो नाइट्रोजन के पास ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है। अब ये तो बॉन्ड बन गया, ठीक है, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन फालतू हैं, अभी भी ये भी जरूरत पड़ी तो किसी को दे सकता है ये इलेक्ट्रॉन रिच। दूसरा क्या शब्द बोलना चाहिए इनके लिए? लुईस बेस। लुईस बेस क्या होते हैं? जो अपना लोन पेयर देते हैं किसी को। तो इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड का एग्जाम्पल हो गया अमोनिया। और भी दे दो आप एग्जाम्पल, तो बहुत हैं। वाटर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, आने के चांस इसमें रहते। नेक्स्ट देखो इसके बाद, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड विद रेस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर ऑफ केमिकल रिएक्शन? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन की कमी, यानी वैकेंट ऑर्बिटल, यानी लुईस एसिड, यानी लोन पेयर लेने वाला। बस ये बातें पता है, यही बातें लिखनी है हमें। बहुत है तो बहुत है, एक आप उसका एग्जाम्पल केमिकल रिएक्शन लिख दो। तो इसका जो आंसर करना पड़ेगा इन्हीं पॉइंट्स के आसपास आंसर करना पड़ेगा। देखो क्या एक्सप्लेन करना है हमें, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड? जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड होते हैं। उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी इसके स्ट्रक्चर से? नंबर 1, दे एक्ट एज लुईस एसिड, means they can gain lone pair from another molecule। लुईस बेस से लोन पेयर गेन कर सकते हैं। दूसरी बात, वो कुछ अलग टाइप की बॉन्डिंग बनाने में कैपेबल होते हैं। जैसे जो BH3 मॉलिक्यूल होता है, एक और BH3 के साथ जब कंबाइन हो जाता है, 2 BH3 आपस में जुड़ जाते हैं जब, तो B2H6 बनता है। इसमें एक यूनिक टाइप की बॉन्डिंग होती है जिसे हम 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहते हैं। नाम सुना हुआ होगा आपने इसका, बिल्कुल हमने पी ब्लॉक में डिस्कस किया था। ये 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बड़ा इंपॉर्टेंट बॉन्ड होता है। किसी को अगर याद नहीं आया तो पी ब्लॉक पर जाओ, पी ब्लॉक वाले लेक्चर को दोबारा से देख करके इसे पक्का कर लेना। तो ये किस बात का कॉन्सिक्वेंस है, क्यों बना ये वाला बॉन्ड, जो हमें आंसर करना है यहाँ। कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी? स्पेशल टाइप के बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड यानी BH3। और दूसरी एक क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है? लुईस एसिड होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन कर सकते हैं। ये 2 आंसर हम कर सकते हैं यहाँ। उसी को अपनी लैंग्वेज में लिख लो आप, जो ये मैंने 2 पॉइंट करके बता दिए, उसी को आप ऐसे करके लिख दो, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लुईस स्ट्रक्चर ने क्या किया, ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो चीजों को सिंपल करना, पॉइंट नंबर 1 लुईस एसिड की तरह से एक्ट किया। पॉइंट नंबर 2, it can form a special bond that is 3 center 2 electron bond।
तो ये आंसर हो गया हमारा इस क्वेश्चन का। अब जो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड था वो उसकी डिटेल है, ये अलग से क्वेश्चन आ सकता है। हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, लेकिन एक क्वेश्चन दे सकते हैं कि जो बोरोन के, क्योंकि हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन भी इसका बॉन्ड बनने का एक कारण है, तो इसलिए हम इसे हाइड्राइड में डिस्कस करते हैं। एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है तो B2H6 की बॉन्डिंग भी आपको देनी पड़ सकती है। यहाँ आपका क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द बॉन्डिंग ऑफ डाइबोरेन B2H6। तो B2H6 की बॉन्डिंग आपको पहले बता रखी है, अभी तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। बोरोन हाइड्रोजन, बोरोन या हाइड्रोजन दो तरफ कनेक्टेड रहता है, हाइड्रोजन लिखना है मुझे यहां, और दो टाइप के यहां पर हाइड्रोजन बोले जाते हैं। एक ब्रिज हाइड्रोजन है, ये वाला ब्रिज हाइड्रोजन है, और ये हाइड्रोजन टर्मिनल हाइड्रोजन बोला जाता है। परपेंडिकुलर होते हैं ये एक दूसरे के। तो डिटेल इसकी देखना, B2H6 का जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, हमने इसको डिस्कस कर रखा है। और दूसरी एक बात क्या थी, दूसरी एक बात थी कि लुईस एसिड होता है, लुईस एसिड की तरह से जो हमने इसके रिएक्शंस हैं वो हम एक्सप्लेन कर सकते। B2H6 एन मिथाइल, एन मिथाइल का मतलब क्या हो जाता है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पर क्या कनेक्टेड है, मिथाइल। ये तीन है मिथाइल, यहां ध्यान रखना, CH3 CH3 CH3। ये नाइट्रोजन का लोन पेयर बोरोन के वेकेंट ऑर्बिटल में दिया जाता है, डोनेट किया जाता है। दो BH3 है ना यहाँ, दो BH3 प्लस BH3, तभी तो B2H6 हुआ ये। तो इसके वेकेंट ऑर्बिटल में डोनेट किया, ये लुईस बेस वाला एग्जांपल है। तो दोनों चीजों को हमने जस्टिफाई कर दिया, यानी उसकी डिटेल बता दी। अदरवाइज जस्ट 2 पॉइंट लिख करके भी हमारे क्वेश्चन का आंसर पूरा हो जाता है। नेक्स्ट पर आते हैं क्वेश्चन, ये सब एनसीईआरटी के हैं क्वेश्चंस। डू यू एक्सपेक्ट दैट कार्बन हाइड्राइड ऑफ टाइप CnH2n+2, ये तो एल्केन है, एक्ट एज लुईस एसिड और लुईस बेस। अब बड़ा सीधा सा आंसर है भाई, ये हमसे पूछ रहे हैं कि कार्बन का ये हाइड्राइड जो CnH2n+2 है, एल्केन। अभी हमने एल्केन को क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज बताया था ना, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था कि लुईस एसिड हो सके, ना उसके पास लोन पेयर था कि लुईस बेस हो सके। तो ये तो इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज है। तो हम अपना आंसर क्या लिखेंगे, हम अपना आंसर लिखेंगे कि ये सब मॉलिक्यूल्स जो एल्केन होते हैं, जिनका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, वो ना तो लुईस एसिड होंगे ना ही लुईस बेस होंगे। दे आर नॉट लुईस एसिड because they do not have vacant orbital. दूसरी बात, they are not लुईस बेस। क्यों, because they do not have लोन पेयर्स, लोन पेयर भी तो नहीं है इसके पास। तो ना तो लुईस एसिड है ये, ना ही लुईस बेस है। ये दो बातें आपको जस्टिफाई करनी पड़ेंगी, देनी पड़ेंगी जस्टिफिकेशन में अपने। ठीक हो गई बात। अब इसके बाद दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म नॉन स्टिक्योमेट्रिक हाइड्राइड? क्या मतलब है नॉन स्टिक्योमेट्रिक का? एक होता है स्टिक्योमेट्रिक, स्टिक्योमेट्री पढ़ते आ रहे हो आप, मोल कंसेप्ट में भी पढ़ी थी। एक सिंपल रेशो एलिमेंट्स में होता है कोई कंपाउंड बनाने के लिए, जैसे CH4 लिखा हमने 1:4 रेशो है कार्बन हाइड्रोजन का। हमने कभी अगर कोई कंपाउंड लिखा है जैसे CaO लिखा तो 1:1 ले लिया। तो कंपाउंड में एक सिंपल रेशो होता है, होल नंबर होता है। हम कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते कि मैंने एक A ले लिया एक B ले लिया, ये तो ले लिए 2
और ये ले लिए 2.013, ये सिंपल रेशो नहीं बन रहा है। तो अगर ऐसा कभी लिखना पड़ गया आपको तो ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड है, लेकिन हमसे तो हाइड्राइड की बात की गई है। तो हाइड्राइड की बात हाइड्रोजन के, एक एलिमेंट आपको हाइड्रोजन लेना पड़ेगा। बहुत सारे दुनिया में ऐसे हाइड्राइड बनते हैं, नॉर्मल बॉन्डिंग नहीं होती उनकी। नॉर्मल बॉन्डिंग होगी तो स्टिक्योमेट्री फॉलो होगी, लेकिन बहुत सारे हाइड्राइड ऐसे भी हैं जो कहीं किसी वजह से बन गए। जैसे कोई सॉलिड है, सॉलिड में बीच में जगह होती है, वॉइड्स होते हैं, इंटरस्टिशियल साइट बोलते हैं हम उनको। इन साइट में यहां जगह पड़ी हुई है। अब हाइड्रोजन बड़ा छोटा होता है, ये हाइड्रोजन कहीं जाके बीच में ट्रैप कर सकता है, इनके बीच में बैठ सकता है, सारे में नहीं, कुछ में। तो जब हम इसे बना रहे होंगे इस सॉलिड को, तब हाइड्रोजन हमने इससे पास किया तो हाइड्रोजन बीच में ट्रैप हो गया। तो ये नॉन स्टिक्योमेट्रिक कंपाउंड बना। कुछ फिक्स रेशो थोड़ी होगा, अब वेरिएबल होगा, ये फ्रैक्शनल भी हो सकता है। 1000 के साथ मान लो 5 एटम आए, 3 एटम आए, 49 आ गए। 1000 एटम इसके थे मेटल के, और ये हाइड्रोजन आ गए 49। तो ऐसा ये आ जाएगा कि रेशो यहाँ फ्रैक्शनल हमें देना पड़ेगा। इन्हीं हाइड्राइड को हम बोलेंगे कि ये नॉन स्टिक्योमेट्रिक हाइड्राइड है। अब नॉन स्टिक्योमेट्रिक हाइड्राइड के बारे में पता चल गया आपको। आगे क्या है क्वेश्चन, डू यू एक्सपेक्ट दिस टाइप ऑफ हाइड्राइड टू बी फॉर्म्ड बाय एल्कली मेटल्स? उसके लिए अब ये थ्योरी आपको पता होनी चाहिए। जो एल्कली मेटल्स होते हैं उनके साइजेस के अकॉर्डिंग, एल्कली मेटल के साइज कंसिडरेबली बड़े होते हैं। जो बड़े मेटल्स हैं वो बना पाते हैं, क्योंकि वॉइड बीच में कंसिडरेबल आ जाएगा, वहां आकर के हम फिक्स कर सकते हैं, हाइड्रोजन को ला करके फिक्स कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास कुछ और भी मेटल्स होते हैं, जैसे एफ ब्लॉक, आपने पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक जो पूरी पीरियड टेबल में नीचे अलग से रखे गए हैं, वो मेटल्स होते हैं बड़े। जैसे लेंथेनम होता है, ये लेंथेनम में हाइड्राइड को अगर हम बनाएं तो नॉन स्टिक्योमेट्रिक बन जाता है, यानी एक फिक्स फ्रैक्शन इसमें नहीं होता। हम जस्टिफाई कर सकते हैं अपनी बात को। तो मैंने तो नॉन स्टिक्योमेट्रिक हाइड्राइड पहले आपको बताया। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब फ्रैक्शनल होते हैं, पूरे जितने होने चाहिए वो नहीं होते। मतलब यहां पर 3 हो रहे थे तो उससे कम हो गए, सपोज करते हैं। डी एंड एफ ब्लॉक में हाइड्राइड डू नॉट फॉलो द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। वही जैसे हमने ये ए एक्स लिख दिया, बी वाई लिख दिया, ये होल नंबर होने चाहिए ना। कांस्टेंट कंपोजिशन का मतलब ये हो गया एक फिक्स है तो उतना ही है। जैसे मिथेन का CH4 होगा तो CH4 ही होगा, कुछ और नहीं होगा। लेकिन ये फॉलो नहीं करते हैं, कांस्टेंट कंपोजिशन फॉलो नहीं करते हैं। तो लेंथेनम का एक लेंथेनम एंड 2.87 हाइड्रोजन, फ्रैक्शनल आ गया। नॉन स्टिक्योमेट्रिक, नॉन स्टिक्योमेट्रिक, ये नॉन स्टिक्योमेट्रिक। ठीक होगी बात। जो अल्कली मेटल होते हैं वो स्टिक्योमेट्रिक हाइड्राइड बना रहे होते हैं। जो अल्कली मेटल हैं वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन देकर पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन ले लिया H ने तो NaH बना दिया इसने, H नेगेटिव। कैल्शियम है तो कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो CaH2 बनाएगा। ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं होते, कम होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इनकी कंपैरेटिवली। तो जो अल्कली मेटल्स होते हैं वो हाइड्राइड स्टोकियोमेट्रिक हाइड्राइड बना पाते हैं। ठीक हो गई बात। नॉन स्टिक्योमेट्रिक हाइड्राइड जो बनाएंगे, कौन बना पाएंगे? ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल या एफ ब्लॉक मेटल्स, एफ ब्लॉक मेटल या ट्रांजिशन मेटल नॉन स्टिक्योमेट्रिक बना पाएंगे।
तो हमारे पास कौन से एलिमेंट्स हैं? एल्कली मेटल को छोड़कर ट्रांजिशन मेटल नॉन स्टिकोमेट्रिक हाइड्राइड बना सकते हैं। ये एक क्वेश्चन का आंसर मैंने किया आपको, इसको देखो पढ़ो अच्छी तरह से। इसके बाद का जो क्वेश्चन है ये भी बड़ा रीजनिंग का क्वेश्चन है। हाउ डू यू एक्सपेक्ट दैट मेटेलिक हाइड्राइड टू बी यूजफुल फॉर हाइड्रोजन स्टोरेज? अब पहले ये समझना पड़ेगा कि ये हाइड्रोजन स्टोरेज क्या है। हाइड्रोजन होता है H2, इसको स्टोर करके रखना है। तो समस्या क्या है? टैंक में रख दो, बड़े से टैंक में। समस्या है इसका वॉल्यूम। 1 लीटर अगर मैं नॉर्मल टेम्परेचर पर रखने की कोशिश करता हूं, 1 लीटर हाइड्रोजन को स्टोर करके रखना है, तो एसटीपी पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है नॉर्मल, उसके आसपास, और टेम्परेचर नॉर्मल रूम टेम्परेचर, तो कितना आएगा? 22.4 लीटर आएगा। सिर्फ 1 लीटर, 1 मोल हाइड्रोजन का। 1 मोल हाइड्रोजन मतलब कितना? 2 ग्राम हाइड्रोजन। 2 ग्राम हाइड्रोजन का वॉल्यूम 22.4 लीटर आ जाएगा। तो इतनी थोड़ी सी थोड़ी ही स्टोर करके रखोगे आप, 20-50 किलो तो स्टोर करोगे ही ना। तो या तो हाई प्रेशर रखो, लो टेम्परेचर रखो, ताकि वॉल्यूम उसका कम हो, और या फिर जगह इतनी चाहिए आपको, बड़ा मुश्किल काम है। दूसरी प्रॉब्लम ट्रांसपोर्टेशन। आपको एक जगह से दूसरी जगह भेजना है हाइड्रोजन को, दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंचाना है 1 किलो हाइड्रोजन। तो 1 किलो हाइड्रोजन का आप वॉल्यूम निकाल के देखो जरा कितना आ रहा है, कितना बड़ा ट्रक चाहिए। 22.4 लीटर ही बहुत होता है, उसके लिए कम से कम बाल्टी रिक्वायर्ड होगी 2 ग्राम के लिए सिर्फ। तो 1 kg के लिए कितनी ज्यादा जगह चाहिए। और 1 किलोग्राम तो भेजोगे नहीं आप, कम से कम 20-50 किलो तो भेजोगे ही एक जगह से दूसरी जगह पर। तो ट्रांसपोर्टेशन बड़ी प्रॉब्लम होती है। हाइड्रोजन कभी हाईवे पे जा रहे होंगे तो देखा होगा आपने, लिक्विड हाइड्रोजन, वो टैंकर होते हैं ना। तो एक और तरीका होता है इनको ट्रांसपोर्ट करने का या स्टोर करके रखने का। इनको मेटल के साथ रिएक्शन करके इनके हाइड्राइड बना देते हैं, मेटल के हाइड्राइड। मेटल लिया, H2 को कंबाइन कर दिया, MH बन गया। ये दो भी इसकी वैलेंसी है, X आ गया यहां। अब ये तो सॉलिड है, आयोनिक होता है तो सॉलिड होगा। सॉलिड तो बहुत कम जगह घेरता है, वो तो गैस था जो 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। इसका तो हाइड्राइड बना दिया, लेकिन हमें तो हाइड्रोजन करना था। हमने तो ये जब जरूरत पड़ती है इसे हीट कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे तो H2 लिबरेट कर देगा। जो H2 लिबरेट हुआ वो हम कंज्यूम कर लेंगे, यूज कर लेंगे उसका जहां पर भी करना है। तो अब देखो, आप मान लो यहां से अब हमें कहीं पर हाइड्रोजन भेजना है, तो क्या करेंगे? उस हाइड्रोजन को पहले मेटल हाइड्राइड में कन्वर्ट कर लेंगे, वो छोटी सी जगह में को आ जाएगा, सॉलिड बन गया, क्योंकि वो कंपाउंड बना दिया उसने, क्योंकि मेटल का हाइड्राइड बना दिया। उस मेटल हाइड्राइड को उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले गए। कोई गड़बड़ की भी दिक्कत नहीं है कि भाई इधर को गैस लीक हो जाएगी, उधर को जो है ये हाइड्रोजन जो है फ्लेमेबल है और कंबशन हो जाएगा या एक्सप्लोशन हो जाएगा, वो भी प्रॉब्लम खत्म हो गई। फिर जब हम दूसरे सिटी में ले गए, फिर हमें यूज हाइड्रोजन करनी है, जब उसको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट में जब हम उससे स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे तो फिर वो हाइड्रोजन लिबरेट कर देता है। ये होता है तरीका। इस क्वेश्चन का सेंस है ये, हाउ डू यू एक्सपेक्ट द मेटेलिक हाइड्राइड टू बी यूजफुल फॉर हाइड्रोजन स्टोरेज। हाइड्रोजन स्टोरेज में क्यों काम का होता है? क्योंकि मेटल इस हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करके उसका वॉल्यूम कम कर देता है। क्लियर है बात ये? तो इसको पढ़ लो, रीडिंग लगा लो। लिखना तो यही कुछ है, अपनी लैंग्वेज में ही लिखना सीखना चाहिए। कोई लगे लगे बंधे शब्द तो आपको रटने नहीं है, लिखने के लिए।
इस क्वेश्चन में एटॉमिक हाइड्रोजन की बात की गई है। एक तो हाइड्रोजन है H2, एक हाइड्रोजन है H। ये हाईली हाईली रिएक्टिव है, ये ऑक्टेट पूरा नहीं है क्योंकि इसका, और ये H2 तो स्टेबल होता है, ये एग्जिस्ट कर सकता है क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा है। इस एटॉमिक हाइड्रोजन को ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च बोला जा रहा है। जो एनर्जी देने की सोर्स होती है उसे टॉर्च कहते हैं हम। टॉर्च का मीनिंग है जो एनर्जी दे रहा है, लाइट दे रहा है, हीट दे रहा है, उसे टॉर्च बोला जाता है। ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च इसे कहा। फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग पर्पस, वेल्ड करने के लिए दो मेटल के पीस हैं, उन्हें वेल्ड करने का एक तरीका ये होता है बहुत सारे दूसरे तरीकों में से, कि यहां इसके आसपास टेम्परेचर इतना ज्यादा कर दिया जाए कि ये मेल्ट हो जाए। यहां पर भी हम टेम्परेचर दोनों का इतना ज्यादा करते हैं कि ये मेल्ट होने लगे, और जब हम इसे क्लोज ले आएंगे, क्लोज ला करके फिर कूल छोड़ देंगे, हटा लेंगे वो टेम्परेचर का सोर्स, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे ना एक दूसरे में ये पूरी तरह से। यानी हम दो शीट्स को जोड़ सकते हैं अगर हम बहुत ज्यादा यहां पर हीट प्रोड्यूस करें। अब इतनी सारी हीट प्रोड्यूस कैसे होगी कि मेटल जो है, आयरन जो है, मेल्ट हो जाए? उसके लिए हम ये यूज करते हैं, ये जो हाइड्रोजन एटम है जब आपस में कंबाइन होते हैं दो हाइड्रोजन एटम तो H2 बनाते हैं। इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, डेल्टा H इसका बहुत ज्यादा है, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें लिबरेट करता है। और जब इतनी ज्यादा एनर्जी लिबरेट होती है तो 4000 केल्विन तक टेम्परेचर हो जाता है। इतना ज्यादा टेम्परेचर मेटल को मेल्ट करने के लिए काफी है। अब लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये आएगा कहां से? नॉर्मल ऐसा थोड़ी है कि कहीं हम मार्केट से खरीद लाएंगे कि दो हाइड्रोजन एटम दे दो जी हमें। ये बनाना पड़ेगा साथ के साथ। एक आर्क होती है, इलेक्ट्रिक आर्क, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक स्पार्क करके वायर्स को हम इलेक्ट्रिक स्पार्क करके H2 मॉलिक्यूल को पहले ब्रेक करते हैं। ब्रेक करते हैं तो वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन में टूट जाएगा। जब ये टूट जाएगा तो रह नहीं पाएगा, ये तो ज्यादा देर थोड़ी रह पाएगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रहेगा बस। जैसे ही ये टूटा, टूटने के बाद रिकंबाइन हुआ जब, तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें लिबरेट हुआ। ये है प्रोसीजर। तो एक इलेक्ट्रिक आर्क होती है, उस इलेक्ट्रिक आर्क में हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को तोड़कर हाइड्रोजन एटम बनाते हैं। उन एटम को हम ज्यादा देर रख नहीं सकते, जैसे ही हाइड्रोजन एटम बने वो रिकंबाइन करेंगे। जब वो रिकंबाइन करेंगे तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट होगा और टेम्परेचर प्रोड्यूस होगा। जो टेम्परेचर प्रोड्यूस हुआ है उसको हम वेल्डिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये है प्रोसीजर, ये है तरीका। अब देख लो इसको एक बार। पर मोल है, ये मोल -1 है, ये गलत हो गया है। ये इनफैक्ट एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इस H2 गैस की वेल्डिंग के लिए। फर्दर हम दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। अमंग अमोनिया, वाटर एंड HF, ये भी हाइड्राइड ही है ना, हाइड्रोजन की बात हो रही है तो हाइड्रोजन का कंपाउंड है, ये हाइड्रोजन का कंपाउंड है, हाइड्रोजन का कंपाउंड है। Which would you expect to have highest magnitude of hydrogen bonding? हाइड्रोजन बॉन्डिंग याद करना पड़ेगा पहले, कि रिकॉल करो कि क्या है। जब कोई एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का लोन पेयर, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का लोन पेयर हो गया, दूसरे मॉलिक्यूल के ऐसे हाइड्रोजन से जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ लगा हुआ हो, इसको नाम दिया जाता है पोलर हाइड्रोजन। डेल पॉजिटिव हो गया ना, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपनी तरफ खींचेगा, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव है, डेल नेगेटिव। इनके बीच का इंटरेक्शन हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड।
बॉन्डिंग में हमने डिस्कस किया था। 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। एक नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन लगा हो तो, एक ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगा हो तो, एक फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन लगा हो तो। इन तीनों केसेस में हमसे पूछा है कि आप क्या समझते हो कि कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो भाई सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज जिस पर होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इस फ्लोरीन वाले हाइड्रोजन पर है, क्योंकि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अपनी तरफ बड़ी तेजी से खींचेगा, ये डेल पॉजिटिव आ जाएगा। यहां भी डेल पॉजिटिव होगा। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन तीनों में सबसे कम है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन तीनों में इन बिटवीन है, सेकंड नंबर पर है। पहले नंबर पर फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दूसरे पर ऑक्सीजन है, तीसरे पर नाइट्रोजन है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनना चाहिए HF में। हाइड्रोजन फ्लोरीन सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। 2 कारण है, एक तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और इसके साथ जो हाइड्रोजन लगा हुआ है वो सबसे ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ लगा है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना ज्यादा पॉजिटिव। दूसरे नंबर पर आ जाएगा वाटर। ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है लेकिन फ्लोरीन से कम। यहां भी पॉजिटिव चार्ज आएगा लेकिन इस वाले पॉजिटिव से कम, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। वाटर थोड़ा सा कम स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और अमोनिया इन 3 में सबसे कम। एक्सपेक्टेशन तो ये है, जो क्वेश्चन पूछा है ना, ध्यान दो, देखो, विच वुड यू एक्सपेक्ट। तो भाई हम तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है वो सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। उस हिसाब से HF सबसे ज्यादा, फिर वाटर, फिर अमोनिया। ये है हमारा एक्सपेक्टेड ऑर्डर। समझ आती है बात? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, रीजनिंग है। क्योंकि एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस चीज पर डिपेंड करती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पर भी डिपेंड करेगी। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिटी सबसे ज्यादा, नाइट्रोजन। तो ये ऑर्डर मेरा HF सबसे ज्यादा, फिर वाटर, फिर अमोनिया, क्योंकि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। थर्ड नंबर पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इस नाइट्रोजन की। ठीक हो गई बात? इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेलाइन हाइड्राइड आर नोन टू रिएक्ट विद वाटर वायलेंटली प्रोड्यूसिंग फायर। ये देखना पड़ेगा, ये पता होना चाहिए कि सेलाइन हाइड्राइड तो पता चल गया जिसमें हाइड्रोजन लगा हुआ हो। सोडियम हाइड्राइड मतलब सोडियम का हाइड्रोजन से कंपाउंड। ऑक्सीजन का हाइड्राइड मतलब H2O। नाइट्रोजन का हाइड्राइड मतलब NH3। तो सेलाइन हाइड्राइड कौन है, पहले तो ये पता चले, फिर खुलेगा क्वेश्चन बाद में। ये वायलेंटली वाटर से रिएक्शन करते हैं। जैसे वाटर अगर ऐड कर दिया इस पे तो एकदम से धमाका होगा, आग लगेगी। कैन कार्बन डाइऑक्साइड, a well known fire extinguisher, be used in this case? ये जो फायर आई है, फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं ना, कई बार इस पे फायर अगर मान लो कहीं आग लगी हुई है सेलाइन हाइड्राइड में, तो उस पे पानी तो नहीं डाल सकते ना, क्योंकि वाटर से रिएक्शन करके तो वो और ज्यादा फायर प्रोड्यूस करेगा। वाटर से रिएक्शन करते हैं सेलाइन हाइड्राइड। होते क्या है सेलाइन हाइड्राइड, पहले ये देखा जाए। जो एल्कली मेटल्स हैं, सोडियम है, जैसे पोटेशियम है, जैसे लिथियम है, सीजियम है, इसके हाइड्राइड हाइड्राइड इसके कौन से हो गए? NaH। क्या इसका आयन बनेगा? सोडियम पॉजिटिव, हाइड्रोजन नेगेटिव, K पॉजिटिव, H नेगेटिव।
जब हम इसको वाटर से रिएक्शन करते हैं, H2O से रिएक्शन करते हैं, तो H2O में होता है H पॉजिटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव। ये H पॉजिटिव इस H के साथ रिएक्शन करके H2 बना देता है, हाइड्रोजन लिबरेट होती है ये। साथ में क्या बनेगा? NaOH। ये H तो H2 निकाल गए, साथ में बना 2NaOH। अब ये जो हाइड्रोजन निकला है ये हाईली फ्लेमेबल है। इसकी वजह से जो फायर आती है, फायर प्रोड्यूस करता है, ये इस हाइड्रोजन की वजह से करता है, क्योंकि ये हाईली फ्लेमेबल है। तो इसलिए हम कभी सेलाइन हाइड्राइड पर, सेलाइन हाइड्राइड मतलब एल्कली मेटल के हाइड्राइड, सेलाइन हाइड्राइड पर हम कभी वाटर नहीं डालते हैं। अगर वाटर डाल दिया तो एकदम से फायर प्रोड्यूस हो जाएगी। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, भाई ये फायर क्यों होगी? फायर इसलिए होगी कि ये हाइड्रोजन, जब भी कोई चीज जलती है, बर्न होती है, तो उसे ऑक्सीजन चाहिए ना। ऑक्सीजन के बिना ऑक्सीजन के थोड़ी कोई चीज बर्न हो जाएगी। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को बर्न करना है, H2O बनाएगा ये, H2O2। ये आपस में रिएक्शन करके तेजी से रिएक्शन करते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, इसलिए फायर लग जाती है, आग लग जाती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मान लो सरफेस है ये इस सेलाइन हाइड्राइड का, यहां NaH है, यहां पर आपने पानी डाल दिया, पानी डालने पर H2O ने इससे रिएक्शन किया, रिएक्शन करने पर H2 प्रोड्यूस हुआ, हाइड्रोजन है यहां पर। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हैवी होता है एयर से, हैवी देन एयर। तो फिर ये क्या करेगा? ये जब मैं कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर रखूंगा, स्प्रे करूंगा CO2 का, तो हैवी होने की वजह से ये नीचे आएगा। जो इसके आसपास ऑक्सीजन है जो इसे बर्न कर रही है वो इससे डिस्कनेक्ट हो जाएगी, ये एक ब्लैंकेट बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेयर बन जाएगी इस हाइड्राइड पर, और इस ऑक्सीजन को बर्निंग के लिए प्रोवाइड होना बंद कर देगी, प्रोवाइड करना बंद कर देगी। इसका मतलब क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर की तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, यहां पर हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन से भी हैवी होता है और साथ के साथ ऑक्सीजन से भी हैवी होता है। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन से हैवी होने की वजह से ये आइसोलेट कर देता है इस सोडियम हाइड्राइड को बाकी सारे बाहर के सिस्टम से। तो ये आपको रीजन देना पड़ेगा। आई होप कि बात आपको समझ लग गई होगी। ये बात तो मैंने बताई अभी। सेलाइन हाइड्राइड क्या है? मेटल के हाइड्राइड। कौन से मेटल के? अल्कली मेटल के। जैसे मैंने Na का एग्जांपल बता दिया, यहाँ पर Na दिया हुआ है। ये हाईली एक्सोथर्मिक हीट प्रोड्यूसिंग होता है। कार्बन डाइऑक्साइड हैवी होती है डाई ऑक्सीजन से, इवन हाइड्रोजन से, इसलिए ये यूज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमें कंपेयर करना है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस अगर किसी सॉलिड में होता है तो वो इलेक्ट्रॉन के जरिए होता है। अगर किसी सॉल्यूशन में या किसी सॉलिड को मेल्ट करके मोल्टन स्टेट में अगर हम कंडक्टेंस करते हैं तो आयंस की फॉर्म में होता है। कैटायन एंड एनायन अपनी तरफ से दूसरी तरफ ट्रांसफर करते हैं, चलते हैं और चार्ज को लेकर के जाते हैं, तो कंडक्टेंस होता है। ये जो मोल्टन स्टेट वाले इसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन की तो बात नहीं हो रही है, कंपाउंड की बात है, क्योंकि ये हमें कंपाउंड दिया है, ये सॉलिड कंपाउंड हैं सारे। तो जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं उनमें तो आयन नहीं होते, जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कंडक्टर होंगे।
बस हमें ये देखना है कि ज्यादा कोवलेंट कौन है, ज्यादा आयोनिक कौन है। जो जितना ज्यादा आयोनिक होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करेगा, और जितना कोवलेंट ज्यादा होगा उतना ही कम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करेगा। कैसे पता चलेगा? एक फजान रूल पढ़ रखा है, कौन सी चीज कहां देखो काम आ जाती है। कैटायन का साइज जितना छोटा होता है, सेम एनायन के लिए, एनायन तो यहां सब में सेम है ना, H है, इसका एनायन H नेगेटिव है, इसका एनायन H नेगेटिव है, इसका एनायन भी H नेगेटिव है। कैटायन इसका बेरिलियम का छोटा है, कैल्शियम का कैटायन बड़ा है, टाइटेनियम का कैटायन तो बहुत बड़ा होता है। जितना बड़ा कैटायन उतना कम कोवलेंट, उतना ज्यादा आयोनिक। ये सबसे ज्यादा आयोनिक, जितना ज्यादा आयनिक होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो TiH2 सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, BeH2 सबसे कम करेगा, क्योंकि इसमें बेरिलियम बड़ा छोटा कैटायन है। ये एक्सप्लेनेशन है हमारी बात का, समझ आ गई बात? तो अब जो ये तो हो गया, ठीक है। तो ऑर्डर इसमें मुझे क्या लिखना चाहिए? TiH2 सबसे ज्यादा एंड BeH2 सबसे कम, ये इन बिटवीन आएगा, यहां पर बीच में आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अब इसके बाद। लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड एंड सीजियम हाइड्राइड को हमें लिखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक कैरेक्टर। अभी तो किया फजान रूल, जितना छोटा कैटायन उतना कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा। तो ये तो सीधा सीधा सा है, ये तो बता दो कम से कम। बताओ इसका आंसर। दो तरह से कर सकते हैं हम इसे, एक फजान रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। फजान रूल कहता है कैटायन का साइज जितना छोटा है कोवलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा कोवलेंट होगा उतना ही कम कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का। कैटायन का साइज बड़ा है, एनायन तो सेम है सब में, H नेगेटिव H नेगेटिव H नेगेटिव। दूसरा आप इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी देख लो भाई, डाउन द ग्रुप मूव करने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है। सीजियम सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा उतना ही आयोनिक कैरेक्टर होगा, जितना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा उतना ही कंडक्टर होगा, अगर कंडक्टर पूछा होता तो दोनों हिसाब से ये सीजियम हाइड्राइड सबसे ज्यादा आ रहा है। ठीक होगी ना बात? दो रीजन बताए मैंने, साइज एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। बड़ा साइज होना सीजियम हाइड्राइड को आयोनिक बना रहा है, ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना सीजियम हाइड्राइड को ज्यादा आयोनिक बता रहा है। तो ये ऑर्डर हमने लिख दिया, डन हो गई बात। तो ये करने हैं, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, आपको एफर्ट तो सारे, अब हमें काम तो करना ही है ना सारा, जो भी हमारा सिलेबस है उसमें जितना भी गिवन है सारा काम तो करना ही होगा।